IBN 7 हौसला है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से, जहां धर्मांतरण पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत के बयान के बाद फिर से विवाद शुरू होने का अंदेशा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जो हिंदू भूले भटके दूसरे धर्म में चले गए हैं उन्हें वापस लाएंगे। कोलकाता में शहीद मीनार पर हुए वीएचपी की रैली में मोहन भागवत ने कहा कि हम किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते, जिन्हें धर्मांतरण पसंद नहीं है वे इस पर कानून बनाएं। संघ प्रमुख ने इस मौके पर कहा कि अब हिंदू समाज जाग रहा है, हिंदुओं को अब डरने की जरूरत नहीं है, हिंदू के बिना किसी का भी कल्याण नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जवानों की जवानी जाने से पहले भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। पाकिस्तान पर कटाक्ष करते हुए भागवत ने कहा कि पाकिस्तान परमानेंट नहीं है, वो तो भारत भूमि है। उन्होंने कहा कि 1947 में कुछ होने के कारण पाकिस्तान बन गया। जो भूले भटके बिछड़ गए उनको वापस लाएंगे। हमारे ऐसे ही गए हैं, खुद नहीं गए, लोग लालच जबरदस्ती से लूट लिए गए। हमसे जो लूट लिए गए, चोर पकड़ा गया, उसके पास मेरा माल है, दुनिया जानती है वो मेरा माल है, मैं मेरा माल वापस लेता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात। पसंद नहीं तो कानून करो, कहा है संसद ने कानून करो। हिंदुस्तान में परम वैभव संपन्न हिंदू राष्ट्र और सुखी सुंदर मानवता संपन्न दुनिया बनाने वाला विश्वगुरु हिंदुस्तान, इसको खड़ा करने के लिए हमने संकल्प लिया है, प्रारंभिक संकल्प। उसके आचरण पर पक्का रहिएगा, देखिएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। यहां बैठे हुए जवानों की जवानी पार होने के पहले जो परिवर्तन आप जीवन में चाहते हो, उस परिवर्तन को होता हुआ आप अपनी आंखों से देखोगे। और इसी से जुड़ा है हमारा आज का मुद्दा। विकास का नारा देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार बनी और बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई। लेकिन सरकार बनने के बाद से अब तक जिस तरह कुछ धार्मिक संगठन रोज रोज बयानबाजी कर रहे हैं, उससे प्रधानमंत्री मोदी धर्म संकट में फंस गए हैं। सरकार की साख बचाने के लिए उन्होंने ऐसे बयानबाजियों पर लगाम लगाने के संकेत दिए हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या पीएम को ये संगठन उलझन से निकलने देंगे या फिर उन्हें सख्ती के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। और नरेंद्र उनको वापस लाएंगे, पसंद नहीं तो कानून करो। कोई करा रहा है घर वापसी। 31 दिसंबर 2021 से पहले हम भारत में इस्लाम और ईसाईयत को खत्म करेंगे। तो कोई दे रहा है जहरीले बयान। भारत मुसलमानों के लिए है ही नहीं, पाकिस्तान है। कोई कर रहा है बापू के हत्यारे की मूर्ति लगाने की मांग। रोड हो सकता है, हुमायूं रोड हो सकता है, तो गोडसे रोड या गोडसे की प्रतिमा लगाने के लिए कोई एक ऐसा स्थान तो हमें भी दिया जाए कि जिसे हम गोडसे की प्रतिमा लगा सकें। तो कोई दे रहा है रामजादे बना मौरों पर ज्ञान। दिल्ली में रामजादे की सरकार बनेगी या की सरकार बनेगी। यानी विकास के पहिए पर देश चलाने के दावों की हवा निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। लेकिन ये कौन कर रहा है? ध्यान से देखें तो इनमें से ज्यादातर चेहरे वही हैं जो केंद्र में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री और बीजेपी की सरकार देखना चाहते थे। लेकिन जब ऐसा हुआ तो इन्हीं में से ज्यादातर उस काम में लग गए जो विकास के बजाय नफरत की राह बनाता है। ऐसे में विकास पुरुष की छवि बना चुके नरेंद्र मोदी के लिए घुटन का माहौल बनना स्वाभाविक था। सूत्रों की माने तो हिंदुत्व और धर्मांतरण पर रोज रोज आने वाले बयानों से आहत प्रधानमंत्री ने संघ परिवार को इस पर लगाम लगाने को कह दिया। उन्हें आरएसएस नेताओं को यहां तक कहना पड़ा कि बिना साख वाली सरकार से चिपके रहना उन्हें मंजूर नहीं। भरूच अंकलेश्वर के सजोद में होने वाले विराट हिंदू सम्मेलन को रोकने की कवायद शुरू हो गई। इसके लिए केंद्रीय मंत्री मनसुख वसावा खुद भरूच पहुंच गए।
और 21 तारीख को होने वाले सम्मेलन को रोकने के लिए हिंदू जागरण समिति के नेताओं से बात की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार जो सही अर्थ में डेवलपमेंट का काम कर रही है, वो सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। नहीं तो ऐसे क्या, ऐसे तो जो नक्सलवादी प्रवृत्ति है, देशद्रोही प्रवृत्ति करने वाले लोगों को कोई न कोई बहाना मिल जाएगा। हालांकि सरकार की कोशिश का असर फिलहाल हिंदू जागरण समिति पर नहीं दिख रहा। आयोजक हर हाल में पहले से तय कार्यक्रम करने पर आमादा है। सब हिंदू लोग एकत्रित होके, ये शांति जैसी माहौल था, लेकिन अभी असामाजिक तत्वों ने जो इधर का माहौल बिगाड़ा है, इसीलिए हम सब एकत्रित हुए हैं और उनके सामने हम भी आवाज उठा सकते हैं। शनिवार को कोलकाता और रविवार को भोपाल में विश्व हिंदू परिषद की रैली तो बानगी भर है। बीते कुछ दिनों से इस तरह के संगठनों की हरकत और हलचल सरकार के लिए फजीहत की वजह बने थे। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष ने भी अपनी तरफ से पार्टी का रुख साफ किया। बीजेपी एक ही पार्टी देश में ऐसी है जो फोर्सफुल कन्वर्जन को समाप्त करने के लिए कानून लाने के पक्ष में। मैं सभी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी को अपील करता हूं कि वो फोर्सफुल कन्वर्जन को समाप्त करने के लिए कानून लाने में बीजेपी का सपोर्ट करें। असल में बीजेपी ही नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए धर्म संकट की स्थिति है। भले ही कभी मोदी और बीजेपी की छवि हिंदुत्ववादी पार्टी की रही हो, लेकिन सत्ता में आने के लिए दोनों ने विकास का जामा पहना। लेकिन कई कट्टरपंथी धड़ों से रह रहकर होने वाली बयानबाजी से सरकार की छवि दरकने लगी और इस आड़ में विपक्ष एकजुट होने लगा। जनता परिवार की एकजुटता की हलचल और कांग्रेस की खामोशी के सियासी असर को कई जानकार समझ रहे हैं। इसलिए देश को विकास की पटरी पर लाने और सत्ता में बीजेपी की सेहत बनाए रखने के लिए मोदी के इस धर्म संकट को समझा जाना चाहिए। जनक दवे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस धर्म संकट पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के महासचिव मुन्ना शर्मा, वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल, अहमदाबाद से मौजूद हैं नरेंद्र मोदी समर्थक जफर सरेशवाला, लखनऊ से मौजूद हैं बीजेपी नेता मनीष शुक्ला और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नावेद सिद्दीकी। मनीष जी, सबसे पहले आप पर ही आऊंगी क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार। आरोप लग रहे हैं विकास के एजेंडे पर आप आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ये जो विकास का एजेंडा है, अब वो धर्म के नाम पर हाईजैक हो चुका है और इसके लिए आपसे ही जुड़े लोगों पर दोष मढ़ा जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 26 मई को इस देश में आई। अगर तब से उठाकर आज तक देखा जाए तो विभिन्न जो चीजें हैं, चाहे योजनाएं हो और चाहे क्रियान्वयन हो, सरकार के स्तर पर हमारा वही नारा जो सबका साथ सबका विकास है, उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है और उसके प्रतिफल भी आज जनता के सामने, देश के सामने आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की जो सरकार नरेंद्र मोदी भाई के नेतृत्व में चल रही है, वो अपने रास्ते पर देश को विकास की तरफ ले जाने के लिए ही अग्रसर है। बिल्कुल अग्रसर है। देश की जनता भी यही समझ रही थी और यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी चेहरा भी बने। देश में नहीं बल्कि विदेश में भी हमने देखा किस तरह से जो भारत है वो उसका परिदृश्य, उसको लेकर छवि भी बदली है। लेकिन यहाँ पर हम आप ही के मंत्रियों के हवाला दें तो चाहे वो सुषमा स्वराज हो या गुड गवर्नेंस क्रिसमस के दिन ही बनाया जाए, वो स्मृति ईरानी कहें या फिर स्वाति निरंजन ज्योति का विवादित बयान हो, सुब्रमण्यम स्वामी ये कहें कि हिंदुत्व तो पीएम के एजेंडे में बहुत पहले से था, हमेशा रहेगा। आप क्या कहेंगे? ये तो आपके पार्टी के लोग हैं, सरकार चला रहे हैं। देखिए, रही बात गुड गवर्नेंस की, सुशासन दिवस तो 25 दिसंबर को ही माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है और उस पर सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन क्रिसमस के प्रति भारतीय जनता पार्टी का कोई वैमनस्य नहीं है, न ही कोई दुराव है। और तो सुषमा जी का भगवत गीता पर बयान दे देना, हम ये नहीं कह रहे कि ये बयान सही है या गलत है, लेकिन आप ये देखिए कि इन तमाम बयानों से किस तरह की बहस छिड़ी है संसद के अंदर और आपकी सरकार काम नहीं कर पा रही है। देखिए, संसद के अंदर जो बहस छिड़ी हुई है, बहस कहाँ हो रही है, हल्ला हो रहा है। जिस मुद्दे को लेकर संसद के अंदर विपक्षी दल, तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर हल्ला मचा रहे हैं, वो और लेकिन जब बहस की बात होती है तो उसी मुद्दे से विपक्ष के लोग भाग खड़े हो रहे हैं। अगर विपक्ष के लोग सचिवों के धर्मांतरण के विषय पे मैं आप पर वापस आती हूं। फोर्सफुल
जी मनीष जी, मैं आप पर वापस आती हूँ, लेकिन जाहिर तौर पर यहाँ पे शायद उम्मीद ज्यादा कर रहे हैं देश की जनता, जहां तक जवाब देने की बात है, चाहे वो प्रधानमंत्री की तरफ से हो या आपकी सरकार की तरफ से हो, कि आप स्पष्ट करिए ना, एक रेखा खींच दीजिए अगर आप इन सब बातों से सहमत नहीं हैं और जो लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं वो आपसे ताल्लुक नहीं रखते। मुन्ना जी, क्या आपको लगता है विकास के एजेंडे पर सरकार आई थी, यही छवि सरकार की है, उम्मीद भी बहुत की जा रही है, अर्थव्यवस्था की बात करें तो अच्छे दिन अब शुरू हो रहे हैं अर्थव्यवस्था के, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि इस तरह के मुद्दे, इस तरह के बयान, इस तरह के कन्वर्जन्स जो हैं वो ज्यादा विवादित हो गए हैं और कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाएगी विकास के मुद्दे पर? देखिए, ये नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सरकार बनी है केंद्र में, वो विकास के साथ साथ हिंदुत्व के मुद्दे पर बनी है। धर्मांतरण का मुद्दा कई वर्षों से भारत का हिंदू झेल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि धर्मांतरण पर रोकने के लिए कानून बने। अयोध्या, काशी, मथुरा में भगवान राम कृष्ण का मंदिर बने। धारा 370 समाप्त हो, समान आचार संहिता लागू हो। इन सब मुद्दों पर, मुद्दे की क्यों बात करते हैं आप? इन सब मुद्दों पर ही नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनी है। विकास का मुद्दा तो सभी पार्टियों के साथ है और सरकार विकास का भी काम कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि जो हिंदूवादी मुद्दे हैं वो भी सरकार लागू करेगी। चलिए, ये आप कह रहे हैं। मनीष जी, क्या आप अनुमोदन करेंगे इनकी बात का, मुन्ना जी की, कि विकास के साथ हिंदुत्व के मुद्दे पर सरकार बनी और हिंदुत्व का मुद्दा तो पहले है, विकास तो सब पार्टियों के पास था मुद्दा? देखिए तेजस्विनी जी, मैंने पहले ही कहा कि अगर 6 महीने की सरकार को देखें तो आज थोक मुद्रा स्फीति दर 0 पे है, विकास दर बढ़ा है, विदेशों में भारत की हनक बनी है, चाहे इराक से नागरिकों को लाने, तमाम ऐसे मुद्दे नहीं, मैंने आपसे सिर्फ एक बहुत, देखिए, मेरे को सभी को शरीक करना है इस डिस्कशन में। मनीष जी, मेरी प्लीज बात सुनिए, मेरे को सबको शरीक करना है इस डिस्कशन में। मैंने बहुत छोटा और सीधा सवाल पूछा, उसका छोटा और सीधा जवाब दे दीजिए। क्या हिंदुत्व भी आपकी सरकार का बड़ा एजेंडा था और पहला एजेंडा था विकास के बनस्पत? दूसरी बात तेजस्विनी जी, मैं विकास एजेंडा था। दूसरी बात देखिए, अभी नहीं, देखिए मुन्ना जी क्लेम करे और आपके सामने करे, सिर्फ एक बारी मुझे इसका जवाब दे दीजिए, हाँ या ना में, या जितना छोटा आप दे सकें, कि क्या हिंदुत्व पहला एजेंडा है आपकी सरकार का? क्योंकि मुन्ना जी ऐसा कह रहे, मैं नहीं कह रही, उन्होंने ये बात रखी, आप हाँ करिए, उनका अनुमोदन करिए उनकी बात का, या ना करिए। देखिए प्रीलिम्स नहीं है कि यस और नो में मैं जवाब दे दूं। 10 सेकंड समय देंगे तो हम बता देंगे कि विकास के साथ साथ राम मंदिर से सहित तमाम मुद्दे हमारे चुनावी मुद्दे में भी थे। संविधान के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी सभी काम करेगी और जो भी संविधान के अंतर्गत है, मैंने धर्मांतरण के विषय पे भी कहा, फोर्सफुली धर्मांतरण पे भारतीय जनता पार्टी से कानून बनाना चाहती है, तो यही विपक्ष के लोग जो हल्ला मचा रहे हैं वो भाग खड़े हो रहे हैं। तो ये सीधी भारतीय जनता पार्टी अपने जो एजेंडे में जो चुनावी मुद्दे हम लोग ले आए थे उसी पे चल रही है और उसी एजेंडे की वजह से ये बयान आते हैं और धर्म परिवर्तन होता है। आप जब आप सोच के रखिए मनीष जी, आप पर मैं वापस आती हूँ। भारतीय जनता पार्टी, चलिए मैं आप पे वापस धर्म परिवर्तन, भारतीय जनता पार्टी धर्म परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी कानून बनाना चाहती है, कठोर कानून बनाना चाहती है। पर हो रहा है ना आपकी इन्हीं बातों की वजह से, चाहे यहाँ पे मुन्ना शर्मा जी अपनी बात रख रहे हैं और जो दूसरे संघ परिवार के संगठन हैं वो हिंदुत्व का हवाला देके तो ऐसी बातें करते हैं, ऐसे बयान आते हैं और फिर यहाँ पे संसद में बवाल मचता है, विकास से आपका ध्यान हटता है। मैं आप पर वापस आती हूँ, आपसे मैं पूरा जवाब फिर सुनूंगी, लेकिन इस वक्त विनोद जी भी हमारे साथ हैं। विनोद जी, क्या लगता है आपको, इस एजेंडे को आप ऐसे आगे रखेंगे तो क्या देश प्रगति कर पाएगा, क्या हम काम कर पाएंगे संसद में? तेजस्विनी जी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार ये सोचता है कि भाई अगर गीता को धार्मिक ग्रंथ घोषित कर दिया जाएगा देश का, या धर्मांतरण पर रोक लग जाएगी, या धारा 370 हट जाएगी, या यूँ कहें कि भाई हम भगवान राम का भव्य मंदिर अगर अयोध्या में बन जाएगा तो आपका विकास रुक जाएगा, आप ऐसा अगर सोचती हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिल्कुल ऐसा कोई भी नहीं सोच रहा। मैंने डिबेट की शुरुआत में ही बोला कि ये सब बातें सही है गलत है, हम ये यहाँ पे फैसला करने नहीं बैठे हैं। बिल्कुल ठीक है, हमारा सिर्फ यहाँ पे सरोकार विकास से, देश की प्रगति से और सबके विकास बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सबका साथ सबका विकास से नारा बिल्कुल मोदी जी ने दिया निश्चित रूप से, और ये विकास तभी संभव है जबकि देश के मूल के साथ लोग जुड़ेंगे। जब मूल से जो लोग हट गए हैं, आज की जो 65 साल से ज्यादा हमें हो गए देश के आजाद हुए, और अभी भी हम उस अंग्रेजी दासता की मानसिकता को छोड़ नहीं पा रहे हैं। जगह जगह पर हमें जो है ना ये ऐसा लगता है कि अरे
गीता को अपना लिया तो जनक क्या हो जाएगा? अरे गीता को जो लोग सांप्रदायिक चश्मे से देखते हैं वो तो गीता को समझते नहीं है। नहीं, आप गलत ले रहे हैं मेरे सवाल मैं को। दूसरी बात कर रहा हूं, जो धर्मांतरण वाला मुद्दा है। देखिए, जो घर वापसी हो रही है, जहां व्यापक पैमाने पर पिछले अनेक सालों से धर्मांतरण हो रहा था, तब तक कोई न तो सेकुलरवादी नेता और न ही हमारा भारत का आज का मीडिया। मैं उसी सवाल पे आऊंगी। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि सब लोग हिंदू धर्म में ही परिवर्तित हो रहे हैं, कई हिंदू भी हैं जो कि दूसरे धर्मों में परिवर्तित हो रहे हैं। मेरे पास ब्यौरा भी है, जो हाल ही के दिनों में हुआ। उसको कोई नहीं बताता। लेकिन ये नहीं, पर आप मेरी बात समझिए, यही तो सवाल है। करोड़ों की संख्या में हिंदुओं को धर्म परिवर्तित कर दिया गया, लेकिन सब लोग चुप रहे। हम यही सरकार की समझदारी की बात करने के लिए बैठे हैं विनोद जी, कि क्यों ये मुद्दा बन रहा है और क्यों यहाँ पर मुखर होकर सरकार सामने नहीं आ पा रही और इस कंट्रोवर्सी को क्यों नहीं रोक पा रही। इसीलिए देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ। देखो, सरकार को भी कठोर कानून बनाना चाहिए इस बारे में, और सभी राजनीतिक दलों को जो चिल्ला तो रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे। में उम्मीद हम सबको ये थी कि शायद एंटी कन्वर्जन लॉ पे कुछ बहस होगी ऑपोजिशन और सत्ता पक्ष की तरफ से, और ठोस रूप से कोई कारगर बिल सामने आता है या कोई उस पर हम ज्यादा उस लॉ को मजबूत करते, लेकिन वो नहीं हुआ। यही तो दुर्भाग्यपूर्ण समझदारी सरकार को भी दिखानी थी। नहीं, बिल्कुल, दोनों को दिखानी पड़ेगी। अगर विपक्ष ऐसा कर रहा था तो विपक्ष को काउंटर करने के लिए सरकार के पास ये बहुत बड़ा बिंदु था, लेकिन वो नहीं हुआ। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ कि अभी भी समय है, खत्म हो रहा है, काम नहीं हो पा रहा, अभी भी समय है, अभी भी समय है। देखिए, संसद का समय बर्बाद करने के बजाय सीधा सीधा कानून पेश करें और कानून का एक्सेप्टेंस करें, और उसके बाद पता लग जाएगा कौन देश के साथ है, कौन भारत विरोधी है। जफर जी, क्या आप यहाँ पे जो अभी मुन्ना जी ने कहा या विनोद जी ने कहा, दोनों बातों से, उन दोनों ने जो बातें कही उससे आप कहीं ना कहीं सहमति रखते हैं या आप कुछ और कहना चाहते हैं? मुझे तो हंसी आती है, बड़ी हंसी आती है। यानी गरीब बेचारा गरीब से गरीब हो रहा है, उसकी कोई बात नहीं। जाहिल से जाहिल हमारी कौम, पूरे मुल्क की, हिंदुस्तानियों की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें जहालत है, उनमें गरीबी है, उनके आसपास में गंदगी है, उस पर तो कोई फिक्र ही नहीं है। यानी ये जो सारी बातें हो रही है, इस पर मुझे बड़ी हंसी आ रही है, इसलिए कि ये नॉन इश्यूज हैं, ये कोई इश्यू ही नहीं है। अरे मुझे अगर 90 करोड़ हिंदू इस मुल्क में हिंदू भाई हैं, अगर 2 करोड़ और बढ़ गए तो क्या हो जाएगा? 92 करोड़ हो गए, 100 करोड़ हिंदू हो गए तो क्या हो जाएगा? और 20 करोड़ में अगर 5 करोड़ मुसलमान कम हो गए, नहीं सुनिए, नहीं बंसल साहब, पहले हिंदू आबादी मेरी बात सुनिए, वो कहां से आई? नहीं, और आखिरकार उसके परिणाम क्या हुए, ये भी तो समझना पड़ेगा। देश के 2 टुकड़े क्यों हुए? नहीं बंसल साहब, बहुत बंसल साहब छोड़िए अभी, वो विकास तो ठीक है, पुरानी बातों विकास होना चाहिए, लेकिन इससे विकास रुक नहीं रहा जी। अरे नहीं, मैं कह रहा हूं कि नॉन इश्यू पे बात हो रही है, ये कोई इश्यू ही नहीं है मुल्क का। और नरेंद्र मोदी साहब को 11-12 साल से हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने जो गुजरात में किया है, यहां पर गरीब की गुर्बत कम हुई है। अब वो चाहे हिंदू गरीब हो या मुसलमान गरीब हो, गरीब गरीब होता है। इस बारे में तो कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। ये कह रहा हूं भाई, देखिए, जो नई सरकार कर रही है उसको करने देना चाहिए निश्चित रूप से, लेकिन साथ साथ ये जो मुद्दे हैं जो बड़े समय से, सदियों से जो है ना पेंडिंग है, उनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आखिरकार वो जो मूल है, अगर झगड़े समाप्त नहीं होंगे तो प्रगति कैसे होगी? आज सब लोग सवाल यही पूछ रहे हैं कि एक मिनट तेजस्वी जी, मुझे बोलने दीजिए, अब मुझे बोलने दीजिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, कोई कन्वर्जन होता ही नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, मैं कैथलिक स्कूल में पढ़ा हूं, वो कभी भी कोई हिंदू कैथलिक नहीं बनता, चाहे उसका नाम बदल देते हैं, वो हिंदू ही रहता है, हिंदू ही रहता है, और मुसलमान रहता है, कोई कुछ नहीं होता, कोई बदलता नहीं है। बन जाएगा मुस्लिम। आप बड़े मकान में बैठ करके और इंडस्ट्री चला करके आप उन लोगों को नहीं जानते जो कि ट्राइबल एरिया में रहते हैं, जो बेचारे गरीबी में जीते हैं, उनके साथ क्या क्या होता है, ये सारा अभी तो आज का इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए, उसमें साफ पूरी स्टोरी छपी है कि किस तरह से उनको धर्मांतरित किया गया। अब इसके अलावा समाजवादी पार्टी के हमारे साथ हैं दिल्ली के अंदर, वापस आऊंगी क्योंकि मैं सच बताऊं, मैं पूरा दिन बहस में नहीं पढ़ना चाहती थी, हम यहाँ पे फिर आप धर्म की बातें कर रहे हैं। एक मिनट, अगर फिर हिंदू बनना चाह रहे हैं तो इसमें क्या समस्या है? बने, बिल्कुल बने, कौन रोक रहा है? समस्या है? तेजस्वी जी, आप मुझे बोलने सारे यहाँ रहने वाले सारे हिंदू हैं, आप भारत में रहने वाले जितने लोग हैं वो सभी हिंदू हैं। मैं ये कह रही हूँ, तलवार के बल पर और लालच के कारण ईसाई और मुसलमान बनाए गए हैं। वो अगर हिंदू फिर बनना चाहते हैं
तो उसमें किसी मैं को क्या आपसे समस्या है? यही कह रही हूँ कि बात किसी एक धर्म पर नहीं, कम से कम मेरे शो में तो किसी एक धर्म की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कोई हिंदू बनता है, विकास की। एक मिनट, विकास का मुद्दा कहाँ वो ना कोई हिंदू समाप्त बनता है, होता ना कोई मुसलमान विकास तो बनता है। दूसरी तरफ चलते रहता है। ये तो अपनी भावना की बात है। बंसल साहब, ना कोई कोई हिंदू से फिर बंसल हिंदू साहब, बनना ना चाह कोई रहा है हिंदू, तो उसका स्वागत है। ना हम तो स्वागत कर रहे हैं ना उसका। कोई देश इसमें बंसल विकास साहब, थोड़े ना बाधित कोई हो रहा हिंदू है। बनता है, ना कोई मुसलमान तेजस्विनी बनता है। जी, जब तक कुछ देश नहीं की होता। संस्कृति और ये आप उसके गलत बोल रहे सांस्कृतिक हैं। मूल्यों के साथ व्यक्ति नहीं जुड़ेगा, तब तक विकास की बात करना बेमानी है। हमारे साथ नावेद सिद्दीकी हैं। नावेद जी, क्योंकि जो ये एक मिनट, धर्मांतरण का तेजस्वी मुद्दा जी, आप आगरा मुझे से उठा बोलने था, नहीं दे रहे। जफर जी आपकी बात मैं आप समझी, सुनिए, कम से कम मेरी मैं बात आपकी खत्म बात कर की रहा हूं आत्मा को तो समझ गई। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मन से कोई भी अपना धर्म कभी बदल नहीं सकता, और आपकी बात वाजिब है, हमने मानी। कोई बदलता नहीं है। बिल्कुल आपकी बात मैं मान रही हूँ, मैंने आपकी बात को कहीं गलत नहीं कहा। और शायद मुन्ना जी को आप ये कन्वे करना चाहते हैं कि चाहे दिखावे के लिए धर्मांतरण हो भी जाए, लेकिन अंदर से दिल से कोई अपना धर्म नहीं बदल पाता। ये शायद जफर जी बात रखना चाह रहे हैं। नहीं, हम लोग तो चाहते हैं कि धर्मांतरण बंद हो, पूरी तरह से बंद हो। बिल्कुल हम लोग चाहते हैं इस पर कठोर कानून बने, लेकिन इस देश की जो तथाकथित हमारे साथ समाजवादी पार्टी के हैं, नावेद सिद्दीकी भी हैं। बहुत देर से उनसे भी मैं सवाल लेना चाह रही थी। और नावेद जी, आपसे भी बहुत बड़ा सवाल रहेगा ही, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही धर्मांतरण को लेकर कई ऐसे मुद्दे आए हैं जो कि काफी विवादित हुए, जिसके बाद हमने देखा किस तरह का राजनीतिक भूचाल भी आया। राज्य सरकारें क्या करें, आपकी जिम्मेदारी कहां तक है, ये सवाल आपसे थोड़ी देर में। यहाँ रुकते हैं कुछ पलों के लिए। भूले भटके बिछड़ गए उनको वापस लाएंगे। पसंद नहीं तो कानून करो। नाथूराम गॉडसे भी एक राष्ट्रभक्त था, उसके दिल में भी दर्द था, और उसने उसका उस समय का जो स्टेटमेंट है, मुझे लगता है कि राष्ट्रभक्ति से ही वो स्रोत था। ये आपको तय करना है कि दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी या यादव की सरकार बनेगी। अकबर रोड हो सकता है, हुमायूं रोड हो सकता है, तो गोडसे रोड या गोडसे की प्रतिमा लगाने के लिए कोई एक ऐसा स्थान तो हमें भी दिया जाए कि जिसे हम गोडसे की प्रतिमा लगा सकें। 31 दिसंबर 2021 से पहले हम भारत में इस्लाम और ईसाईयत को खत्म करेंगे। अगर इस्लाम की चद्दर ओढ़ के यहाँ रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। भारत मुसलमानों के लिए है ही नहीं, पाकिस्तान है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास का मुद्दा है वो क्या वो डीरेल हो गया है? जिस विकास के मुद्दे पर भारत एक नई छवि के साथ पूरे विश्व के सामने है, जिस विकास के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी दुनिया में, देश में सभी का दिल जीत चुके हैं, क्या आज उनके लिए धर्म संकट पैदा हो गया है कि कैसे उनके साथ जुड़े जो नेता हैं उनकी जबान पर लगाम लगाएं? मैं आप पर आऊंगी मनीष जी, क्योंकि आपसे ही काफी बड़ा सवाल ये जुड़ता है कि सरकार क्या कर सकती है, प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद है। लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के नावेद सिद्दीकी हमारे साथ हैं। नावेद जी, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आगरा से ये पूरा मामला शुरू हुआ जब ये चीजें विवादों में आई। धर्मांतरण की बात करें तो हमारे देश में ये कोई नई बात नहीं है, धर्म परिवर्तन होते रहे हैं पहले भी, लेकिन आपके राज्य में ही क्यों यहाँ पे इस तरह के बवाल खड़े होते हैं और फिर सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती? एक और मामला मैं आपको ताजा बता दूं जो कि उत्तर प्रदेश के बहराइच का है, जहां कमलापुरी गांव में अभी कुछ हिंदुओं का कन्वर्जन हुआ है क्रिश्चियनिटी में, उसको लेकर भी एक विवाद है, कोई रिपोर्ट भी शायद दर्ज हो गई है। सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार होने के नाते आप एक कानून नहीं ला सकते थे? बहुत बहुत शुक्रिया कि 1 घंटे की डिबेट में आधे घंटे 35 मिनट बाद आप हमारे पास आई और हमको मौका दिया। पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी आपके पैनलिस्ट आपस में बातें कर रहे थे, आधी ज्यादा चीजें ना मुझे समझ में आई और ना मेरे ख्याल से आपके दर्शकों को समझ में आई होंगी। और इस तरह की चीजें अगर इस तरह के लोग बैठाइए तो एक मैं राय दूंगा कि एक रेफरी जरूर रखिए ताकि बीच में वो एक सीटी बजा सके और इन लोगों को रोक सके। आपसे उम्मीद करती हूँ कि अगर हम इस शो में किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें तो बेहतर रहेगा। आप अपनी बात रखिए। मेरा सवाल आपसे सीधे यही है कि क्या राज्य सरकार होने के नाते उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कन्वर्जन रेट काफी ज्यादा है, आपको नहीं लगता आपकी सरकार कानून ला सकती थी और इस मामले को जरा बेहतर तरीके से टैकल कर सकती है, डील कर सकती है? देखिए, उत्तर प्रदेश क्योंकि अच्छा काम कर रहा है, इसलिए हमने शुरू से बताया कि उत्तर प्रदेश पे अब इनकी नजर है।
बहुत अच्छा लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट होकर उत्तर प्रदेश भेजे जा रहे हैं कि भाई मैं उत्तर प्रदेश में जाकर सभी जो हमारे पैनल पे जितने भी गेस्ट हैं ना, का ये प्रदेश रहा नहीं, है। मेरे सबसे ये रिक्वेस्ट है, जो सीधा सवाल पूछती हूँ प्लीज उसका सीधा जवाब दीजिए, हम मुद्दे से भटक जाते हैं। यहाँ की मेरा क्योंकि आपकी सरकार है राज्य में, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ सकती हूँ, पूछना वाजिब भी है। क्या आपको लगता नहीं है जैसे दूसरे राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉ है, उत्तर प्रदेश की सरकार भी एक एंटी कन्वर्जन लॉ और मजबूत लॉ लेकर आ सकती है, क्योंकि हाल ही में आपके राज्य से कई ऐसे विवादित मामले सामने आ रहे हैं। जी देखिए, इसके लिए सदन में बैठकर चर्चा होगी और चर्चा के बाद कानून संसद में बनता है, वहां पर बन करके ये चीजें निकल के आएंगी कि कैसे इसको चीज करनी है। 2012 से आपकी सरकार है नावेद जी, माफ करिए बहुत टाइम हो गया। मोदी साहब को आकर जवाब देना चाहिए, तो वो जवाब नहीं दे रहे हैं। एक बार आके साफ तो कर दें, जवाब दे दें, उसके बाद सारी चीजें हल हो जाएंगी। वो तो सवाल हम पूछ ही रहे हैं, आज हमारा मुद्दा यही है, प्रधानमंत्री मोदी का धर्म संकट। मैं सीधी सी लेकिन सबकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ना, आपकी इतने बड़े प्रदेश की आपकी सरकार है, क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती आपकी सरकार की? खामोश होकर एक खामोशी ने उस खामोशी पे मैं जा रही हूँ, मोदी साहब की एक खामोशी ने तमाम चीजें बयान कर दी हैं। अब उस पर कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये साफ कर दिया कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में नहीं बनवाएंगे, आप जरा हाँ या ना में जवाब दो ना। जब इंसान लंबे सफर पे निकलता है तो गाड़ी में एक स्टेपनी रखता है कि गाड़ी के पहिया अगर कोई खराब हो जाए तो दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए दूसरे लोगों का साथ वो लिए हुए हैं और वो साथ छोड़ नहीं सकते, इसीलिए वो मजबूर हैं, कुछ कह नहीं रहे। नहीं, आपके आजम खान साहब ये धर्मांतरण ही कराते रहेंगे या धर्मांतरण के विरोध में कोई कानून भी बनाएंगे? बार बार ये तो कह देते हैं कि भारत माता डाइन है, और मैं जो है ना जी, जो मुलायम सिंह जी का जो जन्मदिन है वो दाऊद इब्राहिम के पैसे से हो रहा है, लश्कर तैयबा मुझे पैसे दे रहा है। इस तरह की बातें करने में तो आपको स्वाभिमान फील होता है, लेकिन ये धर्मांतरण के विरोध में कानून बनाने के लिए आप लोग आगे क्यों नहीं आते? इसीलिए हुआ था कि शो के फर्स्ट हाफ में आप पर नहीं आ पाए, क्योंकि सीधे जवाब मिलते नहीं और बहस में पूरा मुद्दा उलझ जाता है। आप मुझे सिर्फ इतना सा जवाब दीजिए, मार्च 2012 से आपकी सरकार है राज्य में, क्या आपको लगता नहीं है कि आपके प्रदेश? नावेद जी, मोदी जी के सवाल पे मैं जाऊंगी। यहाँ पर आप वो जवाब देने के लिए बैठे हैं, ना कि आजम खान साहब की बात आप करें। मैं तो इसलिए आपसे सीधा सवाल पूछा, विनोद जी भी अभी नहीं कुछ कह रहे, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, मार्च 2012 से आपकी सरकार है राज्य में, आपके राज्य से वे विवादित धर्मांतरण के मुद्दे सामने आते रहे हैं, क्या आपका फर्ज नहीं था कि इतने सालों में आप एक मजबूत एंटी कन्वर्जन लॉ ले आते? बहराइच की हम बात करें, कमलापुरी गांव की, वहां पे भी कुछ ऐसा हुआ। आ रहे हैं तो उस पर सरकार कार्रवाई कर रही है। अभी आपने देखा होगा कार्रवाई ना, अभी आपने देखा होगा एक साहब जिन्होंने आगरा में ये कराया था, नंद किशोर जी ने, नंद किशोर वाल्मीकि, उनको गिरफ्तार किया गया, उनकी जांच करके उनके बारे में जानकारी करके उनको गिरफ्तार किया गया आगरा में, जिन्होंने शुरू किया। तो इस तरीके की चीजें बर्दाश्त उत्तर प्रदेश सरकार नहीं करेगी और बहुत सख्ती से कदम उठा रहे हैं, बहुत सख्ती से कदम उठाएंगे और हम सक्षम है काम करने में। हम देख रहे हैं जो धर्मांतरण होता है नावेद जी, का जबरदस्ती धर्मांतरण हो रहा है, उसको रोकने के लिए क्या आजम खान जी के आगे आ सकते हैं? नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर प्रलोभन में लालच देकर धर्मांतरण होता है, हम किसी धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, आजम खान साहब के पास चले गए खिलाफ है और वो कानून कायम करना राज्य सरकार का दायित्व है। आपकी सरकार ने क्या किया? मैंने तो यही सवाल पूछा आपसे, अभी भी आप जवाब उसका पूरा नहीं साफ दे पा रहे हैं। ये ताजा मामला मैं बहराइच का बता रही हूँ, जहाँ पे हिंदुओं को कन्वर्ट किया क्रिश्चियनिटी में। वो अभी लोगों को देख रही, हमने आपको बताया कि इस तरीके की चीजें, अभी आपने हमसे थोड़े दिन पहले पूछा था कि ये आप इसको रोकेंगे कैसे। मैंने कहा अभी हम भारतीय जनता पार्टी और इस तरह के जो संगठन लोग काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे मुख्यमंत्री उनका अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। अभी अल्ट्रासाउंड के बाद जो चीजें निकल के आएंगी कि अंदर कौन से जरासीम है, उन जरासीमों को कैसे रोका जाए, कैसे खत्म किया जाए, वो हम कर देंगे। उसमें हम लोग सक्षम है, हमारी सरकार सक्षम है, हमें किसी की बात करने की जरूरत नहीं। आप भी यही है, हम भी यही हैं। आपकी सरकार अगर सक्षम होती तो धर्मांतरण ना आगरा में होता ना बहराइच में होता। आपकी सरकार अक्षम थी, इसलिए ये विवाद बने हैं। अगर आपकी सरकार काम कर रही होती तो आज हमें ये मुद्दा उठाने का मौका नहीं मिलता, ना हम ये बातें कर रहे होते। मनीष जी, मैं आप पर आऊंगी। मनीष जी, सामने आई, आपने भी बताया इसको गलत मिसरिप्रेजेंट, इसको शब्दों को जरा ठीक से प्रयोग करना पड़ेगा अपने को कि भाई मैं संविधान की भाषा बोल रही हूँ। नहीं, मैं संविधान में धर्म वापसी कोई शब्द नहीं है। नहीं, धर्मांतरण में कोई संविधान में
देखिए कन्वर्जन ही वर्ड है तो इसलिए मैं वही इस्तेमाल कर सकती हूँ। हम संविधान और कानून की बात कर रहे हैं, मुझे माफ करिएगा विनोद जी। अभी बात हो रही है मोदी जी की खामोशी की, वो खामोश क्यों है? वो तो हम जाहिर है, इसलिए चलिए अब नावेद जी आप क्योंकि साफ जवाब नहीं देंगे, छोड़िए। मनीष जी बीजेपी के हैं ना प्रवक्ता हमारे साथ, उनसे पूछ लेते हैं। मनीष जी, प्रधानमंत्री मोदी की खामोशी को लेकर, उनकी चुप्पी को लेकर विपक्ष अब सवाल उठा रहा है, जिससे कि आपने देखा कि राज्यसभा में भी काम नहीं हो पा रहा। कई इंपॉर्टेंट बिल थे आपके, इंश्योरेंस बिल था, जीएसटी का बिल था, जो कि पास हो जाता है, उस पर कुछ काम होता, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा। जब अर्थव्यवस्था और विकास आपकी पार्टी का, आपकी सरकार का मुद्दा है, तो क्या आपको लगता नहीं है कि शायद यहाँ पे अगर प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ दें या कुछ ऐसे संकेत देते तो सुचारू रूप से काम भी हो जाता राज्यसभा में? देखिए तेजस्विनी जी, दो चीजें हैं। एक तो एजेंडे महत्वपूर्ण होते हैं। आज नहीं, आज से 6-7 दिन पहले ही संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय वेंकैया नायडू जी ने सदन में ये बात मान ली थी कि धर्मांतरण पर चर्चा हो जाए और चर्चा के बाद कड़ा कानून आए, लेकिन विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है। दूसरा, वो लोग जिन्होंने 10 साल म्यूट प्रधानमंत्री चलाने वाले को उसका सहयोग किया, समाजवादी पार्टी के लोग, उनके मुंह से बार बार ये बात शोभा नहीं देती कि वो मांग करे प्रधानमंत्री की। नहीं देखिए, मैं इसीलिए आपसे सवाल पूछा मनीष जी, यहाँ पे गलत सही की बात ही नहीं है। मैं वही तो आपको कह रही हूँ, वही मैं आपको कह रही हूँ। जब पिछली सरकार में आप जैसा कह रहे हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कुछ बोले नहीं, उसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं, 44 सीटें उनकी आई हैं, लेकिन वही बात तो फिर यही हो रही है ना। आज देश में प्रधानमंत्री मोदी से वो चाहते हैं कि वो चुप्पी तोड़े, तो क्या आपको नहीं लगता? मनीष जी, मैं एक मिनट प्लीज मुझे बोलने दीजिए। क्या आपको नहीं लगता कि अगर वो अपनी चुप्पी तोड़ दें तो ये जवाब होगा विपक्ष के लिए, मुद्दा खत्म हो जाएगा? अगर उनकी बात बोल देने से, मंत्री क्योंकि बयान आ गया, आदरणीय अरुण जेटली जी का बयान आ गया, सदन के बाहर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान आ गया धर्मांतरण के विषय पर, और साफ साफ बयान आ गया धर्मांतरण के खिलाफ और कठोर कानून लाना चाहते हैं। मनीष जी, इसके अतिरिक्त अभी नावेद जी बता रहे थे, देखिए जो भी इशू है उत्तर प्रदेश से उठा है, यानी कानून व्यवस्था प्रदेश सरकार का विषय होता है, चाहे फिर अलीगढ़ का मामला हो, चाहे बहराइच का हो, चाहे कुशीनगर का हो, चाहे इलाहाबाद के नैनी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में जो धर्मांतरण होता है, सबका विषय है। विपक्ष निश्चित रूप से विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, क्योंकि 26 मई को जब सरकार बनी तो देश महिलाओं से गुजराता भ्रष्टाचार से बीजेपी के प्रवक्ता आप पे मैं आती हूँ। मनीष जी, मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये लगता है कि अगर उन्होंने इन मुद्दों पर अपनी चुप्पी तोड़ी और कुछ बोला तो कहीं ना कहीं वो उन मुद्दों को और जो ऐसे विवादित बयान जिन्होंने दिए हैं उनको ओन कर लेंगे, उनकी ओनरशिप इसमें आ जाएगी, इसलिए वो बच रहे हैं कुछ भी बोलने से? देश की जो स्वच्छता पे सवाल था, विदेशों में लोग जाते थे, कहते थे, चर्चा करते थे कि विदेशों में बड़ी सफाई रहती है, लॉ एंड ऑर्डर हमारा बहुत सही चल रहा है, और ये लोग जो उंगली उठा रहे हैं ये लॉ एंड ऑर्डर की तरफ, ये देखिए दूसरी लकीर खींच रहे हैं, इसलिए उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, तो जिससे बात होनी चाहिए। नावेद जी, मैंने सवाल मनीष जी से पूछा था, आपसे जब पूछा आपने जवाब दिया, और उसमें कठोर कानून पे सहयोग करे सरकार का। मनीष जी, मैंने आपसे ब्रेक के बाद भी मैं यही सवाल पूछूंगी, आपको फिर से बता दूं मनीष जी सवाल क्या है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या प्रधानमंत्री की चुप्पी तोड़ देने से या अगर मामला सुलझ जाता है और राज्यसभा में काम चल जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेरा भी एजेंडा सिर्फ ये है कि भाई देश में काम हो, संसद में काम हो और विकास के रास्ते पर आगे चले, तो क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी की चुप्पी है उसके पीछे कहीं उनको ये बात लगती है कि अगर उन्होंने कुछ बोला तो ये मुद्दे वो ओन कर लेंगे, या फिर उनके चुप्पी तोड़ देने से? वो चुप्पी नहीं तोड़ेंगे, मजबूर हैं, मिले सारे लोगों से, ये सब एक ही गुलदस्ते के कमल के फूल हैं। मेरा मानना है कि देश की जितनी भी पार्टियां हैं वो सब के सब वोट बैंक की राजनीति कर रही है। पता नहीं मुन्ना जी, तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि वोट बैंक की राजनीति आज तक होती आई है, इसलिए हमने कुछ किया नहीं आज तक, लेकिन उम्मीद ये है कि शायद आगे ऐसा नहीं होता और एक नया ट्रेंड आता। हम आपको बता दें यहाँ पे कि लगातार हमारी इस खास मुद्दे पर चर्चा जारी है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने धर्म संकट से बाहर आ पाएंगे, इसका क्या एक सोल्यूशन हो सकता है, उस पर भी हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर में। हमारा आज का मुद्दा है प्रधानमंत्री मोदी का धर्म संकट। यहाँ पे ये तमाम विवादित बयान और इन विवादित बयानों में से क्या प्रधानमंत्री मोदी बाहर आ पाएंगे और विकास के एजेंडे को वापस पटरी पर ला पाएंगे।
जफर जी, मैं आप पर आना चाहूंगी और आपसे ये कहना चाहूंगी कि ब्रेक में मेरे प्रोड्यूसर कह रहे थे कि मैं आप पर आ नहीं पाई ज्यादा, लेकिन आपने देखा कि किस तरह का यहाँ पे क्योस मचा। हमारी कोशिश है कि हम एक सोल्यूशन की तरफ बढ़ें और उम्मीद है कि आपसे अब जो जवाब आएगा वो शायद कुछ बैलेंस जवाब होगा। जवाब सिर्फ इतना सा कि क्या आपको लगता है जब आपसे कोई एसोसिएट करना चाहता है, चाहे यहाँ पे आप इन मंत्रियों और नेताओं की बात करें जो ऐसे विवादित बयान दे रहे हैं और सरकार, प्रधानमंत्री या फिर उनके जो स्पीकर है वो कह रहे हैं कि हमारे इनसे कोई लेना देना नहीं, तो ये कोई लेना देना नहीं है, ये कहने के लिए कि आपको लगता नहीं है कि प्रधानमंत्री मुखर होकर ये बात कह दे राज्यसभा में तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए और काम हो? देखिए, हमने नरेंद्र मोदी साहब को सालों से देखा है और मैं समझता हूं कि जो लोग जो भी कह रहे हैं, चाहे जो भी हो, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, जो लोग जो भी कह रहे हैं उनके कहने से कुछ भी नहीं होता, इसलिए कि अब जमाना कहने का खत्म हो गया, करने का है। और मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी साहब जो कर रहे हैं, अब तक 6 महीने में कोई ऐसी बात न उन्होंने की है न कही है जिससे हमें कोई चिंता हो। उन्होंने तो कही नहीं, तो हम समझते हैं कि कहने का जमाना है, बस सबसे बड़ी बात, तो कहने की जरूरत नहीं है। देखिए, हमने ऐसे इस किस्म के लोगों को गुजरात में देखा था, बहुत बढ़ चढ़ के थे, क्या कर रहे थे, और मोदी साहब अपना काम करते रहे, वो अपने आप इररिलेवेंट हो गए। बिल्कुल। तो देखिए, वो एक ऐसा काम करेंगे जिसमें ये सारे लोग इररिलेवेंट। जफर जी, मैं खुद यही कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो आज तक कोई बयान दिया ही नहीं। समस्या ये है कि वो एक विकास पुरुष के सामने, हम सबके सामने हैं, लेकिन उनके एजेंडे डिरेल हो जाते हैं जब संसद में काम नहीं होता। और आपको बता दूं, 2016 तक जो 23 सदस्य रिटायर होंगे राज्यसभा के, वो 2016 में होगा, यानी कि इसी तरीके से बीजेपी माइनॉरिटी में राज्यसभा में रहेगी। तो सवाल ये है कि क्या हर सत्र इसी तरह से विवादों की भेंट चढ़ेगा अगर विवादित बयान आएंगे? तो क्या आपको लगता है कि आज अगर प्रधानमंत्री अपना स्टैंड क्लियर कर दे, जो कि हम सबको पता है, तो शायद कुछ काम हो जाए? क्या उनके कहने से बात बन जाएगी? देखिए, मैं ये समझता हूं कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी इस किस्म के बयानों की वजह से पार्लियामेंट को रोकना, ये मेरे समझ के बाहर की बात है। एक वक्त ऐसा आता है डेमोक्रेसी में कि जहां आपको बाई पार्टीजन बनकर मुल्क की तरक्की की बात सोचनी चाहिए, और इस किस्म के बयानों से कुछ नहीं होता। हमने अच्छे बयान भी देख लिए और बुरे बयान भी देख लिए, और हमारी सियासी पार्टी के जो लोग हैं बहुत होशियार हैं, समझदार हैं, उनको मालूम है कि इस किस्म की बयानबाजी से कुछ नहीं होता। तो उनको संसद में जो काम करने के लिए लोगों ने भेजा है वो काम उनको करना चाहिए, बस मैं ये समझता हूं एक आम शहरी की हैसियत से। चलिए, और आप सभी हमारे साथ इस शो में जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अपना कीमती समय निकाला आप सबने और अपने विचार भी रखे हमारे सामने। उम्मीद हम भी यहाँ पे यही करते हैं कि संसद में काम हो, क्योंकि यहाँ पे एक बार फिर से एक बात कहना चाहती हूँ, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दायित्व दोनों का बनता है कि सुचारू रूप से संसद चल सके। बाकी फैसला आप सबकी। रुकते हैं कुछ पलों के।